अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मुझे इस नशिस्त में गद्दार तो आपके सामने छोटा गद्दार, लेकिन बरतानिया से पाकिस्तान की रियासत के दो बहुत बड़े दुश्मन बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिनके बारे में डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि मैं इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता, और साबिर शाकिर साहब, जिनकी शक्ल उन्होंने बहुत दिखाई है, वो दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान ने देखी, उसे बदकिस्मती से हमें पूरे 90 मिनट उसको बहुत पेशेंस के साथ देखना पड़ा। उसको देखना खासा मुश्किल था, बिकॉज ये दिन कि पाकिस्तान की अफवाज का इदारा जो है वो इस लेवल तक इंटेलेक्चुअली फॉल कर जाएगा कि कभी हमने सोचा नहीं था, कभी हमारे वहमो गुमान में नहीं था। लेकिन चंद पॉइंट्स में इसके हवाले से कहूं, एक तो ऐसा लगता है ये ठीक समझ नहीं आ रहा कि डीजी आईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका असल मकसद क्या था। एक चीज कम से कम समझ आती है कि जो इमरान खान की देखा देखी तमाम लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ स्ट्रोक आर्मी चीफ जो है वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। इस चीज ने चीफ साहब को बहुत बुरी तरह से हिट किया है, बिकॉज ये जो 90 मिनट से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बार बार इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि चीफ साहब नहीं है, बल्कि इमरान खान जो है वो जहनी तौर पर बीमार है, एक शख्स है, वो उसने पूरी कौम को बीमार बना रखा है, एंड सो ऑन। तो इसी चीज से मैं बात का आगाज करूंगा। बैरिस्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू, वेरी वार्म वेलकम टू साबिर शाकिर। बैरिस्टर साहब, क्या वजह है, आपने गुज़श्ता चंद दिनों में ऐसा क्या कर दिया है कि डीजी आईएसपीआर आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे? मेरा ख्याल है मोहित डॉक्टर साहब, ये सिर्फ डीजीआईएसपीआर नहीं है, पूरा इदारा ही मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहा। क्योंकि देखिए, हमने तो पिछले 7-8 दिन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर के तौर पर सबको ही जो है वो नंगा किया है। और पाकिस्तान में जो एक जो आप कह लीजिए लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिक्योरिटी का जो क्राइसिस था, उसको सिर्फ हमने हाईलाइट किया है, एक हाईलाइटर का किरदार अदा किया है। करतूत तो इनके थे ना, हम तो इस वक्त ना हियों में ना शियों में मुल्क से बाहर बैठे हुए तारकीन वतन, जिनको ये गद्दार वतन कहते हैं, तो हमने तो उधर जाके क्या करना था। लेकिन मेन मुसीबत यही थी कि जब ये सारे नंगे भाग दौड़ रहे थे सड़कों पे, तो हम तो उन लोगों में से थे जिन्होंने सिर्फ ये निशानदेही की कि हुजूर आप भाग तो रहे हैं लेकिन आप हैं सारे नंगे। तो उस वजह से शायद बुरे लग रहे हैं। दूसरा एक इसका एक और पहलू भी है कि जो खबरें और जो बातें या जो तजिया, मैं अपने आप को नहीं बिल्कुल क्रेडिट देता, हम सभी कर रहे थे। और वो किसी नहीं, काफी हद तक दुरुस्त बातें थी। और तकलीफ इस बात की थी कि इतने दूर बैठकर, क्योंकि ये कैसे बातें कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपने पूरे मुल्क का सांस और मुंह बंद किया होता है तो खबरें तो निकल आती है ना, खबरें तो बंद नहीं होती। तो जो लोगों ने, बल्कि आपके अंदर ही के लोग जो हैं वो इन तमाम चीजों को बाहर पहुंचाते हैं। हम लोग तो सिर्फ मीडियम थे इनके पूरे इस नंग दड़ंग सिस्टम को उजागर करने में, बताने में। हम तो वो मीडियम थे जिन्होंने मीडियम का किरदार अदा किया। मैं शायद इसलिए बुरा लगता हूं कि मैं सहाफी नहीं था शोबे के हिसाब से, तो उन्होंने कहा ये भी इस मतलब जत्थे में शामिल हो गए, तो शायद इसलिए ज्यादा बुरा लगता हूं। मैंने कोई स्पेशल सर्विसेज तो नहीं दी इनको। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मेरी तस्वीर ही दिखाई सर, मेरा स्टेटस ही कम कर दिया है। मतलब आप सब लोग आपको पता आपको मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे इग्नोर कर दिया सर उन्होंने, मुझे जी। अफसोस हुआ इसका। अच्छा, मैं इससे पहले कि साबिर साहब की तरफ चलूं, मुझे आपकी एक बात पे एतराज है, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। आपने कहा कि सारे के सारे इदारे की ये सूरत हाल है। मैं ये समझता हूं कि ये अपने आप को लफ्ज इदारे के पीछे और फौज के पीछे छुपाते हैं, बिकॉज फौज एक फिनोमिना है, एक रोमांटिक आइडिया है, जिसके पीछे डीजी आईएसपीआर, जनरल आसिम मुनीर, उनके जो 6-7-8 मेजर जनरल साहिबान या और जितने भी लोग इनसे नथी हैं, 100 हैं या 150 हैं, वो अपने आप को छुपाते हैं। यहाँ मसला यह है कि एक माफिया है एलिटिज्म का, जिसमें एक तरफ शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, फौज के जर्नैल हैं, इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। और उसको कब्जा करके ये इनफैक्ट खुश होते हैं जब ये देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहना चाह रहे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं ये फौज के खिलाफ हैं, हाउ डेयर यू डू इट, फौज के खिलाफ बात करते हैं, फौज के खिलाफ बात करते हैं। तो आप जब ये कहते हैं ना कि सारा इदारा है, आप इनफैक्ट उनके इस ट्रैप में फॉल कर जाते हैं। बैरिस्टर साहब, ये फौज नहीं है, ये वो एलीट ग्रुप है जिसका फौज पे कंट्रोल है। देखिए, जो आपने अच्छा है कि रोमांटिसिज्म की बात की। मैं भी बचपन में एक गुनाह का जो है मुर्तकब हुआ हूं, और वो गुनाह था नसीम जाजी के नावल पढ़ के फौज को कुछ इस तरह से ग्लोरीफाई करना। और स्पेशली जो 80 की दहाई में तो हमारे जहन साजी इस तरह से की गई ना कि जो सिपा सिलार होता है और उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और वो एक जज्बाती सी तकरीर करता है। देखिए, हमने तो जो लेकिन जख्म हालांकि उठाए हैं। नसीम जाजी के नॉवल तो सर उस पाकिस्तानी फौज के हवाले से नहीं थे, लेकिन उसके नहीं, वो नहीं। कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। देखिए, ये जो इस्लाम का किला हम बनाकर बैठे हुए हैं, हमें थोड़ा सा इसको भी डायसेक्ट करने की जरूरत है। काहे का किला, काहे का इस्लाम। आजकल तो हम इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें तो ये चीजों को बड़ा वो देखने की जरूरत है बारीक बीनी से। मेन चीज ये है कि देखिए, इदारा अनफॉर्चुनेटली यही है इस वक्त। इस इदारे में पिछले, अगर ये इदारा जो होता ना इदारा होता, तो इस इदारे के अंदर इंडिविजुअल भी मैटर करता। इस इदारे का हर जो फर्द है वो मैटर करता। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों का जो तजर्बा है वो ये बताता है कि इस इदारे के अंदर सिर्फ कोई मुट्ठी भर लोग हैं जो टॉप पर बैठे होते हैं, वो मैटर करते हैं। और वक्त गुजरने के साथ इन्होंने इस इदारे की वो रूह खत्म। आप देखिए डॉक्टर साहब, 60, 70, 80 की दहाई में फिर कोई छोटी मोटी कूका हो जाती थी, कोई यंग ऑफिसर उठते थे और कहते थे नहीं यार, आप जो कर रहे हैं गलत है, फलाना है, ढमकाना है। अब तो बड़ा मतलब मुद्दत हुई, मतलब यार को मेवा किए हुए। अब तो ये बिल्कुल उन्होंने एक प्रॉफिटीरिंग का एक ऐसा
इल्जाम बना दिया है कि मैं तो किसी भी किस्म की गलतफहमी का शिकार नहीं हूं, मेरा ना ही कोई रोमांटिसिज्म है, और मेरी एक बड़ी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि दिस इज अ कॉर्पोरेशन विच इज रन फॉर प्रॉफिटियरिंग, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। और ये इदारा ना हुआ फिर जो, अगर अंग्रेजी का लफ्ज कंपनी, कंपनी, हमें इसको कंपनी कहना चाहिए। साबिर साहब, जी जी साबिर साहब, ये इदारा है या ये एक माफिया है या एक ग्रुप बन चुका है लोगों का, कंपनी है, ये कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है? नहीं देखें, इन दोनों चीजों को अलग अलग करना पड़ेगा हमें। और ये इदारे के पीछे छुपते हैं। आप किसी भी जब ये पनामा चल रहा था तो ये छुपे थे पार्लियामेंट के पीछे, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आजादी, जमहूरियत, उसके पीछे छुप गए थे, सुप्रीम कोर्ट के पीछे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को अगर आप किसी जज को आप पूछेंगे, काजी फाइज ईसा का मामला आया तो वो उसी अदलिया की आजादी के पीछे छुप गए थे कि ये अदलिया पर हमला है असल में। और फिर अगर आप किसी जर्नलिस्ट को पकड़ेंगे तो वो छुपता है आजादी सहाफत के पीछे जाके। और आप किसी जनरल के बारे में बात करेंगे तो वो छुपेगा इदारे के पीछे, सिक्योरिटी के पीछे, नेशनल सिक्योरिटी के पीछे, फौज के पीछे, वो उधर जाके छुपता है। और ये नैरेटिव जो है ये इसी तरीके से बनाते हैं। आज भी जितनी भी जो पहले इसी टॉपिक पे रहते हैं कि देखें, ये ऊपर के 2, 4, 6, 8 लोग होते हैं जो ये हरकत कर रहे होते हैं। ज्यादा भी कह रहे हैं, बिकॉज़ जब हम 6, 7, 8 कहते हैं तो नाराज होते हैं, लोग कहते हैं ये सारे हैं, मैं कहता हूं ये 100 होंगे, ये 150 होंगे, ठीक है ना। उसमें देखें, फौज जो हमारे ये हम हैं तो हमारे अजीज व अकारब ना जी, ये कहीं बाहर से तो आए नहीं, हमारे अजीज व अकारब हैं, दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम सब जानते हैं। एक बात, दूसरी बात है कि जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो असल अपना काम कर रहे हैं दिफा के मामले में, टेक्निक्स के मामले में, ये सारे काम उन पे किसी ने कभी कोई तनकीद नहीं की। और क्या वजह है कि पाक बहरिया का जो है नेवल चीफ कभी डिस्कस नहीं होता? क्या वजह है कि फजाइया का चीफ कभी डिस्कस नहीं हुआ, उसको कभी बुरा नहीं कहा जाता? क्या वजह है कि रावलपिंडी GHQ के जो चीफ होते हैं बर्री फौज के, वो डिस्कस होते हैं और उन्हीं को क्रिटिसाइज किया जाता है? इसलिए कि हमेशा जब भी आइन को पामाल किया, जमहूरियत को रौंदा, इंसानी हकूक को पामाल किया, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, वो बर्री फौज के सरबराह करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा, और फिर कौन तनकीद किस पे हुई है? आज तक इतने चीफ गुजरे हैं, किस पे? जनरल अयूब खान पे होती है, याहिया खान पे होती है, ज़ियाउल हक साहब पे होती है, परवेज मुशर्रफ पे होती है, बाजवा पे होती है, और अब हाफिज साहब पे होती है। वहीद काकड़ पे कोई तनकीद नहीं हो रही है, जहांगीर करामत पे कोई जनरल वहीद काकड़ पे क्यों नहीं तनकीद होती? वो आज भी 82 ईयर्स ओल्ड हैं, आज भी वो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, क्यों उन पे तनकीद नहीं होती? जनरल आसिफ नवाज जंजुआ पे क्यों तनकीद नहीं होती? जनरल राहील शरीफ पे क्यों तनकीद नहीं होती? वो 3 साल आए, गुजार के चले गए। इसी तरीके से बाकी जनरल जहांगीर करामत पे क्यों तनकीद नहीं होती? और बेशुमार आर्मी चीफ गुजरे हैं, उनका कभी नाम लिया? असल में तनकीद उस पे होती है जो ये हरकतें करता है। और जब आप बिल्कुल इतना खुल के हरकतें करेंगे, और पिछले 3 साल तो इस मामले में इतने बेदरेग तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया हुआ है। पहले तो छुप छुपा के किया जाता था या मार्शल लॉ लगा दिया जाता था, मार्शल लॉ लगाने के बाद उसमें भी लॉ, एक वर्ड आ जाता है लॉ, मार्शल लॉ, कि वो भी फौजी कानून है, उसके भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं। इस वक्त तो ये सिचुएशन है कि ना कोई ज़ाब्ता, ना कोई कानून, ना मार्शल लॉ है। आप हर इदारे को बर्बाद किए जा रहे हैं। और जब आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो आप कहते हैं फौज को ये कह दिया, फौज को कोई कुछ नहीं कह रहा। और मैं आपको अगली बात बताऊं, ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, आपने कहा ना कि पहले शहजाद अकबर साहब भी शायद के पहले को बोल पड़ता था, नहीं, अब भी 2 तो भाई हमारे सामने लेफ्टिनेंट जनरल जो है 3 स्टार कोर कमांडर, उनको किनारे लगाया जा चुका है। इसी तरीके से बेशुमार अफसरों को किनारे लगाया जा चुका है जिन्होंने शुरू में बताया कि आप ये काम सही नहीं कर रहे। यहां तक के 95 ईयर्स ओल्ड, जिसकी सब फौज इज्जत करती है, महमूद साहब, उनको उठा के इन्होंने फेंक दिया। जनरल अमजद शुएब के साथ इन्होंने क्या किया? फिर ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि फौज के अंदर भी फौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज महफूज नहीं है। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि सिविल साइड के तो फिर खबरें बाहर आ जाती हैं, उधर की तो खबरें आती नहीं। उसकी रीजन ये है कि तमाम मराहत इनके पास हैं, तनख्वाहें इनके पास हैं, पेंशन इनके पास है, यहां तक कि हल्की फुल्की जो एक आपकी होती है खाना खाने चले जाते हैं क्लबों में और मेस में, वो भी पाबंदी लगा दी जाती है। आपको खेलों के ग्राउंड तक एक्सेस बंद कर दी जाती है। ये विद इन इंस्टीट्यूशन हो रहा है। इसलिए ये बहुत ही इंतहा दर्जे की इस वक्त डिक्टेटरशिप है अंदर भी, और ये पर्सनल है, ये बेसिकली अशखास की डिक्टेटरशिप है। मेरे साथ देखिए, आपने बरतानिया से कानून पढ़ा, फिर आपने बाहर काम भी किया, फिर आपका इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस पाकिस्तान का भी रहा, बरतानिया के इंस्टीट्यूशन के साथ अभी भी आप अपनी मखसूस सूरत हाल और जो खतरात आपके हैं उस वजह से आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, ब्रीफिंग्स होती हैं, मुलाकात आपकी होती है। जो चीज़ पाकिस्तान में डेवलप कर रही है बदकिस्मती से अफवाज पाकिस्तान के साथ, जहां आप खुद कहते हैं कि किसी को बोलने की हिम्मत नहीं रही है, ये डर गए हैं, कोई यहाँ पे कॉन्ट्रेरी ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन या इदारे के
हैं ही नहीं है। ये लोग बार बार हमें जो डराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हम इदारा है। मुझे इदारा नजर नहीं आ रहा, मुझे डीजी आईएसपीआर एक जाती मुलाजिम नजर आ रहे हैं, अपनी नौकरी बचा रहे हैं, जो आसिम मुनीर के मुलाजिम है। आसिम मुनीर एक शख्स है जिसने पाकिस्तान की तमाम इंस्टीट्यूशंस पे, सिविल मिलिट्री अदालतें, सब चीजों को उसने कंट्रोल कर लिया जोरे बाजू से। इनका जो सबसे बड़ा प्लांक है, इनकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इन्होंने लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स नहीं हैं जो अपने लालच में ये कर रहे हैं, बल्कि हम एक इदारा है और हमारे पास कोई इदारा जाति किस्म का एक विजन है। क्या इदारा जाति विजन इनके पास है? ये इनको, मुझे तो कोई नजर नहीं आता इनका कोई इंस्टीट्यूशनल विजन है। आप भी इनको तो इदारा कहते हैं, मुझे ये एतराज है, इनको इदारा ना कहें, ये बंदे हैं, ये अशखास हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड, मोटिवेटेड। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मैं वो कहते हैं ना, सोचता कानून की तरह हूं। तो कानून की जो एक डेफिनेशन है बड़ी पुरानी है, जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा वो फिर भी उनको पढ़ाई जाती है कि कानून वही होता है जिसको लागू कर दिया जाए और ज्यादा तादाद के लोग उसको मान के चलें, चाहे हंसी खुशी चलें। विल ऑफ द सॉवरेन, आप एचएलए हार्ट की तरफ जा रहे हैं ना, जूरिस्प्रूडेंस की, विल ऑफ द सॉवरेन। तो अब अगर इदारे को रिप्रेजेंट भी ये कर रहे हैं, वर्दी भी यही पहनते हैं, यही लोग हैं जो हमें नजर आते हैं, तो मेरा मसला ये है कि मुझे इन्हीं को इदारा तस्वर करना पड़ेगा, ता वक्ते के इदारे के अंदर से लोग उठें और इनको बताएं कि भाई आप इदारा नहीं है, आपकी वजह से आपकी हरकतों की, और ये हरकतें कोई ऐसी, वैसे हम किसी कोई गद्दारी की बात नहीं कर रहे, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें कर रहे हैं। आपने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने अपने जो आपका ओथ है उससे गद्दारी की है। और इसमें कोई किसी को, मैं समझता हूं, शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि जब एक सिविल सर्वेंट जो है या एक आर्म फोर्सेस का जो सर्वेंट है, जो एक मुलाजिम है, वो इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस के, उसको जब वो रद्द करता है और उसको धमकियां लगाता है और उसको वो कहता है कि कुत्तों के साथ कंपेयर करता है, तो वो अपने ओथ से वायलेट करता है। या तो फिर हमें वो फाइल के ऊपर लाकर दिखा दे कि उसको फील्ड मार्शल, क्योंकि इसकी चेन ऑफ कमांड इज द फील्ड मार्शल एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या तो हमें वो ला के दिखा दे अपनी चेन ऑफ कमांड कि मुझे फील्ड मार्शल ने कहा कि तुम जो 4-5 करोड़ का सूबा है उसकी अवाम का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एक आईनी ओहदा है, उसको जाकर तुम ये बोलो तो मैं मान लूंगा। लेकिन अगर ये नहीं कर रहा तो फिर बेसिकली ये अपने ओहद से गद्दारी कर रहा है। मेरा शहजाद साहब देखें, ये बात जो आज की है ना डीजी साहब ने, मैं समझता हूं ये डीजी आईएसपीआर है, शरीफ चौधरी साहब ने वर्दी की खुद तौहीन की है, अपने इदारे की खुद तौहीन की, और एक ऐसे शख्स को वर्दी में मलबूस होके आके इस तरीके से एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस तरीके से मुगल्लिज़ात कहना, ये तो मैं समझता हूं कि ये फौज की तर्जुमानी कर ही नहीं रहे थे, ये तो अंदर से इनका मुहासबा होना चाहिए। ये वर्दी पहन के एक देखें, कल आपने अता तारड़ और आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उस कंटेंट को ले लें, फिर आप आज के कंटेंट को ले लें, दोनों एक ही कंटेंट है, एक ही तरह का। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आज डीजीआईएसपीआर ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते, वो तर्जुमान पाक फौज हरगिज नहीं थे आज, वो थे मरियम नवाज के तर्जुमान, वो थे आले शरीफ के तर्जुमान, वो थे एक सियासी खानदान, एक खानदान के जाती ख्वाहिशात की तकमील और सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। और चूंकि जनरल आसिम मुनीर साहब उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सारा का सारा मैं हरगिज उनको फौज के तर्जुमान के तौर पे नहीं ले रहा कि उन्होंने ये फौज की ये सोच है ही नहीं जो आज उन्होंने बयान की है, ये कुछ और ही है। क्योंकि फौज में आपकी फिजाइया भी आती है, आपकी बहरिया भी आती है, आपके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी आती हैं, आपका सिपाही भी आता है, सारे आते हैं। तो ये हरगिज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे मुल्क को एक खानदान की गुलामी में मुसल्लत करना चाहते हैं, खानदान को मुसल्लत करना चाहते हैं 8 फरवरी से लेके ऑनवर्ड, इसी तरीके से ये इस इदारे को भी चाहते हैं कि ये उनका या तो जाती गुलाम बन जाए और फिर जाती गुलाम की तरह उसी खानदान। बैरिस्टर साहब डिसएग्री कर रहे हैं जी सर, मैं बहुत बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूं। मैं ये समझता हूं हम अपने साथ ज्यादती करेंगे कि अगर आज हम ये समझें कि ये किसी एक खानदान की, शरीफ खानदान की गुलामी कर रहे हैं। ये किसी शरीफ खानदान की गुलामी नहीं कर रहे, ये अपना राज चला रहे हैं। इस राज के अंदर जितने भी ये 3 सितारे वाले बैठे हुए हैं, ये स्टेक होल्डर हैं। ये साहब जो कुछ बोल रहे थे, ठीक है, उसका अगर इस वक्त वक्ती फायदा आले शरीफ को हो रहा है तो उनके साथ रल जाएंगे, कल किसी और को होगा उसके साथ रल जाएंगे, बट ओवर एंड अबव ये उसी इदारे जिसको हमने अब नया नाम रख छोड़ा है कंपनी, उसी की प्रॉफिटेरिंग का जो मॉडल है, उसी की ये परवान चढ़ाई जा रही है। इसके अंदर कोई नहीं है। ये देखें, इस वक्त सिचुएशन बदल चुकी है। ये अब आले शरीफ के मुलाजिम नहीं है, अब आले शरीफ छोड़ के आले जरदारी सब इनके मुलाजिम हैं, इनका दम भरते हैं। देखिए होता क्या है, जो कोई कंपनी होती है ना बड़ी, उसके अंदर जो जनरल शेयर होल्डर्स होते हैं, आप वो 6.5-7 लाख फौजी हैं, उनको जनरल शेयर होल्डर समझ लें, उनकी जितनी से चले कम होगी, बट उसका वो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिनके पास कंट्रोलिंग शेयर है, वो यही कुछ लोग हैं, और ये गिनती के थोड़े नहीं बोर्ड है। ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड है जिसके अंदर आईएसआई के सेक्टर कमांडर भी शुरू होता है, ओसी भी शुरू होता है। ये ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर तम कुछ जर्नैल हैं, ये एक पूरा क्रिमिनल गैंग है, क्रिमिनल माइंडसेट है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, जो जजों के कमरों में जाकर कैमरे लगाता है, जो अपने ही लोगों को पकड़ के उनका कोर्ट मार्शल करता है, चाहे उन्होंने अपने सिविलियंस के ऊपर गोली चलाने से इनकार किया हो। तो ये पूरा एक माइंडसेट है, पूरा एक सिस्टम है। आप इसको अब फौज से अलग कर लें या उसके अंदर रखें, लेकिन अब ये लोग इसमें पूरा बैठ चुके हैं। और फिर इस काम में अब उन्होंने अपने साथ, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की साबिर साहब कि आपने कहा कि हमने तो कभी, और बिल्कुल सही बात है कि हमें पाकिस्तान में से किसी को ये भी नहीं पता होगा कि नेवल चीफ कौन है, उसका नाम क्या है, या वो कब लगता है, कब जाता है। मुझे वाकई नहीं पता कि नेवल चीफ का क्या नाम है। मुझे भी अल्लाह की कसम नहीं पता। मुझे एयरफोर्स का पता है कि जहीरुद्दीन बाबर सिद्धू शुद्धू कुछ इस तरह का नाम। वो इसलिए पता है कि वो 4 एक्सटेंशन ले चुके हैं। देखे ना मसला कहां से आता है, मसला तब आप पब्लिक आई में तब आते हैं जब आप सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जाती फवायद हासिल करते हैं, या आपका अमल दरखन होता है, आप अपने भाई को एमपीए बनवा देते हैं हुकूमत में जाकर और दीगर काम करते हैं। ये चीजें सारी आपको आपके सामने होती हैं। अब इशू ये है कि हजूर वाला, इस वक्त जो पूरा निजाम आप बना चुके हैं, आप अपने साथ साथ ये जो 2 बाकी प्रोफेशनल फोर्सेज रह गई थी, एयरफोर्स और नेवी की, उनको भी अब आप उस प्रॉफिटेरिंग में ले आए हैं। आपने जबरदस्ती उनको भी 2-2 साल की एक्सटेंशन थमाई है कि भाई पढ़ो ना, ताकि मतलब होता है ना आप किसी जगह जाकर डकैती अपने जुर्म में साबित करें। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपने एक नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होगी नार्कोस, बहुत पहले, ठीक? जब कोलंबियन ड्रग माफिया जो है वो पुलिस के ऊपर, इंतजामिया पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे कंट्रोल उसने हासिल कर लिया बाय एंड लार्ज। या आप इसको इस तरह हाइपोथेटिकली देखें कि अगर गुजरावाला के शहर के अंदर कोई बदमाश है, बस्ता बे है, वो अपने गैंग के साथ पूरी पुलिस को भी कंट्रोल कर लेता है, लोकल जुडिशरी को कंट्रोल कर लेता है, लोग उसके नाम से थर थर कांपते हैं, वॉरलॉर्ड है जैसे अफगानिस्तान में होते थे, वहां पे वो जगह टैक्स भी लेता है और वो प्रोटेक्शन भी देता है लोगों को, तो उसको फिर आप इंस्टीट्यूशन कहेंगे? वो इंस्टीट्यूशन होगा? नहीं, हरगिज नहीं होगा। देखिए वो अपने आप को, वो तो देखिए ना माफिया जो है, अब आप इसको माफिया से ले लेना, आप नार्कोस को छोड़ दें, रियल वर्ल्ड माफिया ले लीजिए। रियल वर्ल्ड माफिया जो है वो अपनी तरफ से तो इंस्टीट्यूशन के तौर पर अमल दरामद करता है, बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में तो बेहतरीन इटालियन शूटिंग में आपको नजर आता है, बड़ा नस्तलीक जुबान में बात करते हैं, बड़ा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। बट क्या उनको इन इलीगल एक्ट्स को लेजिटिमेसी मिल सकती है? इशू यही है कि आप अगर बेशक इदारा हो, बेशक आप कोई लेजिटिमेट फोर्स हो, द मोमेंट यू स्टार्ट एक्टिंग इलेजिटिमेटली, आपकी कोई चीज की लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है ना। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बिल्कुल सही सवाल हो रहा है कि किस तरह से आपके जो फरसे मनसबी हैं उसकी उसमें आता है। चले हम इसको फॉर आर्गुमेंट से कहते हैं कि एक शख्स ने, जिसको आप कहते हैं कि वो सजा याफ्ता और जेल में बंद कैदी है, उसने आपके लीडर को कह दिया है कि वो क्या कहते हैं जी, क्या है, मजहबी नहीं, सॉरी, जहरी मरीज है। ठीक है, मोहित साहब, पता नहीं आप लोग जेल जाते रहे, मैं तो अपनी प्रैक्टिस के सिलसिले में बहुत जेल गया हूं, और मैं वहां जब जाता हूं इससे 1000 गुना ज्यादा जो बातें हैं वो जजों को भी सुनाई जाती हैं और बाकियों को भी कही जाती है। इसके बाद क्या कोई लाहौर हाई कोर्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उन लोगों के खिलाफ? मतलब इस स्टेज पे वो बात की जाती है। तो ये तो ये कह रहे हैं ना कि उनकी बातें नशर तो नहीं होती ना, ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो कुछ भी कहा वो फिर नशर होता है, और देखें सिस्टम है जिसमें हम सारे शामिल हो जाते हैं, पीटीआई नशर, करोड़ों लोग उसको ना 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 ना, देखिए डॉक्टर साहब, नशर कहाँ होता है? आपका जुरिस्डिक्शन, आपकी डोमेन है पाकिस्तान के टीवीज, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात, आपने हर चीज पे बंद कर दिया ना। अब फिजाओं पे तो आपका, अब मुझे एक बात बताइए, ये चले हम मान लें खान साहब का ट्विटर भी बंद कर देते हैं, कल इन्होंने कहना है कि जी हम वहां से गुजरते हैं तो हमें देख के ये लोग हंसते हैं, या ये दिल ही दिल में हंसते हैं। मतलब फॉर गॉड सेक, आप इतने इस वक्त नाजुक मिजाज हुए हैं कि एक चीज जो है, एक एक्स है, ट्विटर है, जिसको आधी दुनिया देखती भी नहीं है। आप उस ट्विटर को ना देखें तो आपको क्या फर्क पड़ता है? यू शुड कैरी ऑन विद योर ऑफिशियल बिजनेस। आप इसका मतलब है, देखिए ना, जब मेरी तस्वीर सामने आती है तो कहते हैं इसको तो परे करो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इससे क्या जाहिर होता है? आपने इससे जाहिर किया कि यार ये बंदा जो कुछ कर रहा है मैं रोज देखता हूँ, और मैं रोज देखता हूँ, उससे मुझे तकलीफ होती है। तो ये तो आप, मतलब आप तो बेसिकली इसको अगर हम प्रोफेशनली तौर पे देखें साबिर साहब, तो इनको पाकिस्तान के अंदर जितना भी मीडिया है या सोशल मीडिया के लोग हैं, उन पे तो इनको मुकम्मल फिजिकल कंट्रोल हासिल है, बिकॉज ये वीगो से किसी को भी जाके उठा सकते हैं। इनका मसला ये है कि कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में अगर लोग बैठे हुए हैं और वो इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो तनकीद से इनको तकलीफ भी होती है, और फिर वो तनकीद वापस उनके सब्जेक्ट पॉपुलेशन पे आती है। जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो रियाया हैं इनके, उनको आइडियाज मिलते हैं बाहर से, और जिसको ये अब रास्ता रोकना चाहते हैं। देखिए, इनको रास्ता तो ये रोक नहीं सकते। आज की जो गुफ्तगू है सारी अहमद शरीफ साहब की, वो इन्होंने अपने ऊपर फर्द जुर्म आयद करवाई है। वो कैसे? इनकी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब की फैमिली वो उठाए, इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाए और जाके किसी भी इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों में, आलमी इदारों में सबमिट करवा दे। ये जनाब, ये है हमारे खदशात जो हम आपको बताते रहे हैं कि इमरान खान से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है,
और सियासी इंतकाम सिर्फ फर्द वाहिद ले रहा है और उनको जेल में रखा भी इस शख्स की वजह से हुआ है। ये DDISPR उनके तर्जुमान हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सारे के सारे उनके बारे में जज्बात हैं। आज उन्होंने एंटी स्टेट भी कह दिया, गद्दार भी कह दिया, बागी भी कह दिया, सब कुछ कह दिया। तो हमने जो आपको बताया बंद कमरों में आके और अपने रिक्वेस्ट की इंसानी हकूक की तंजीमों को, पार्लियामेंटेरियंस को, ये है उसका सबूत। आज के बाद अगर कुछ होता, आज से पहले जो कुछ है और आज के बाद अगर कुछ होता है जेल के अंदर इमरान खान के, पाबंदियां अब आज लगवाई हैं DDISP। कल अता तारड़ साहब और आजम नजीर तारड़, 2 वजीरों ने कहा, आज वही कुछ DDISPR ने कह दिया। तो ये फर्द जुर्म, ये सारे का सारा है ट्रांसक्रिप्ट। क्योंकि मुझे मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस था, SGS कोटकना केस, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब के खिलाफ सजाएं सुनवाई थी, जो जस्टिस मलिक कयूम और ऑडियो केसर जो मशहूर मारूफ है। उसमें हफीज पीरजादा साहब थे वकील, और उनका जो मेन आर्गुमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो थे, और मियां गुल हसन औरंगजेब उनके सबॉर्डिनेट थे। उनका मेन आर्गुमेंट था, उन्होंने अखबारात के पीसेस ला के दिए क्योंकि टेलीविजन चैनल होते नहीं थे। उसमें नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट था कि मैं जब भुट्टो का लफ्ज सुनता हूं तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार हैं, ये मुल्क तोड़ने वाले हैं, तो मेरा खून खौल उठता है इसलिए। तो ये आर्गुमेंट दिया गया था कि इस हद तक ये इंतकामी लोग हैं और इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और इन केस का परसू किया और जजों को दबाव डाला। यही कुछ इस वक्त आज वो अपना हुक्म सादर कर रहे थे कि हमने अब फैसला सुना दिया है कि इमरान खान हमारे नजदीक क्या है। तो आज मैं अपने दोस्तों को जरूर क्रेडिट दूंगा जो वहां पे बैठे थे, उन्होंने सवालात जो किए, उन सवालात के नतीजे में आज बहुत पाबंदी भी लगाई हुई थी, लेकिन